नमस्कार बच्चों, हम अपने व्याकरण खंड में भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय पढ़ रहे थे। इसमें हमने भाषा का टॉपिक शुरू कर रखा है। तो इसमें भाषा की हमने उत्पत्ति पढ़ ली है, भाषा की परिभाषा, भाषा की इकाइयाँ, भाषा और बोली में क्या अंतर है और हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, ये पढ़ लिया है। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी भाषाएं हैं, पश्चिमी पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी। फिर कुछ राजस्थानी भाषाएं हैं, जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी और बागड़ी। फिर कुछ पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। फिर कुछ पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कुछ बिहारी भाषा की बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। इन सभी बोलियों के योग से हमारी वर्तमान हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। हिंदी भाषा के निर्माण में इन सभी बोलियों का योगदान है। तो ये तो होगी हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी, और इन से ये बोलियाँ निकली हैं और इन्हीं बोलियों का योग क्या है, हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक है कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। तो हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियों को भी समाहित हैं। तो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है, बिहारी है, ये सब हिंदी की क्या हैं, बोलियां हैं। ये सभी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये हिंदी की बोलियां हैं। इन्हीं के निर्माण से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, जिसका अनुच्छेद 343 में वर्णन है भारत के संविधान में, भारत की राजभाषा स्वीकार किया। देखो, राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं, सिर्फ राजभाषा है। राज्यकार्य की भाषा को हिंदी भाषा स्वीकार किया गया है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। अब भाषा के टॉपिक में अपना अगला टॉपिक है भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है, भाषा सामाजिक होती है, यानी ये समाज में काम में आने वाली है, सामाजिक होती है। दूसरी इसमें विशेषता है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम होती है। भाषा के माध्यम से, भाषा के द्वारा हम विचारों का विनिमय करते हैं, लेन देन करते हैं। तीसरा है, भाषा परंपरागत होती है। परंपरागत मतलब कई सदियों से, कई समय से चली आ रही है और ये हस्तांतरणीय होती है। हमारे पूर्वजों से हमें मिली और हमसे हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। चौथा है, भाषा पैतृक संपत्ति होती नहीं होती, वरन अर्जित संपत्ति होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पिता बोल रहे हैं वही भाषा उसके पुत्र बोलते हैं। तो ये पैतृक संपत्ति नहीं है, इसे अर्जित करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो पिता है उससे वैसी की वैसी उसके पुत्र को प्राप्त हो जाएगी। इसे सीखनी पड़ती है, इसे बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये कोई ऐसे ही बैठे बैठाए मिलने वाली वस्तु नहीं है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, अर्जित करना पड़ता है भाषा को। और पांचवी विशेषता है, भाषा का विकास कठिन से सरल की ओर होता है। जब हम शुरू में सीखते हैं तो हमें सब कठिन लगता है, लेकिन उसके बाद में वह भाषा में धीरे धीरे सरल लगनी लगती है। तो इसका विकास कठिन से सरल की ओर होता है। क्योंकि अपना जो प्रश्न पूछेंगे ये एक एक नंबर के 1 + 1 =
दो, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। तो कोई बड़ी इसमें टॉपिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो भाषा की विशेषताएं पूछेंगे तो अधिकतर दो ही विशेषता पूछेंगे कि भाषा की कोई दो विशेषता बताओ। तो मैंने आपको 5 विशेषता लगा रखी हैं। हो सकता है इसमें 2 नंबर का सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ लें। अभी तो यही परंपरा चली आ रही है कि इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछते हैं, एक एक नंबर के। भाषा, लिपि, व्याकरण और लिपि का परिचय में एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछते हैं। तो एक एक नंबर के 2 पूछेंगे तो सिर्फ आपको 2 विशेषताएं बतानी है। लेकिन हो सकता है कि एक बड़ा ही प्रश्न पूछ ले तो आपको ये 5 विशेषता बतानी है। तो 5 से अधिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसमें आगे है एक भाषा के भेद मान सकते हो, इसके रूप मान सकते हो, इसके प्रकार मान सकते हो। ये 2019 की में 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है कि भाषा के कौन कौन से भेद हैं, कितने प्रकार की भाषा है। तो भाषा 2 प्रकार की है, एक मौखिक, एक लिखित। मौखिक भाषा है ये प्रधान है, लिखित है ये गौण है। आप इसमें अंतर भी कर सकते हो कि मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो मैंने जो आगे लिख रखा है ना, यही इसमें अंतर है। मौखिक भाषा है ये प्रधान भाषा है, मुख्य भाषा है, और लिखित है ये गौण है। मौखिक है ये प्राचीनतम है और लिखित है ये स्थायी है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये प्राचीन भाषा है, लेकिन लिखित है ये स्थायी है। मौखिक भाषा है ये व्याकरण सम्मत कम है, इसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान कम रखा जाता है। जबकि लिखित भाषा है ये अधिक व्याकरण सम्मत है, इसमें व्याकरण के नियमों का पालन अधिक किया जाता है। तो ये इसकी विशेषता भी है कि मौखिक भाषा की विशेषता है। तो मौखिक भाषा प्रधान भाषा है, मौखिक भाषा प्राचीनतम भाषा है, मौखिक भाषा व्याकरण सम्मत कम है, ये विशेषता है। और इसके दोनों में अंतर पूछें तो यही इन दोनों के अंतर हो जाएंगे। अब इसमें एक अपना टॉपिक और है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। मानव अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सीधी सी बात है, मुख से बोलने वाली भाषा। तो अपने भावों और विचारों को जब बोलकर व्यक्त करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। दूसरे है लिखित भाषा, मानव अपने मन के भावों और विचारों को निश्चित चिन्हों, तो निश्चित चिन्ह क्या हो गई, लिपि हो गई। तो निश्चित चिन्हों अर्थात लिपि के माध्यम से लिख कर व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर पूछें तो आप परिभाषा के माध्यम से अंतर भी स्पष्ट कर सकते हो। इन दोनों की परिभाषाएं पूछें तो ये दोनों की परिभाषाएं हैं कि बोलकर यदि अपने मन के भाव व विचारों को व्यक्त करता है तो वह तो हो जाएगी मौखिक भाषा, और लिख करके निश्चित चिन्हों के माध्यम से लिख करके अपने मन के भाव व विचारों को व्यक्त करता है तो वह हो जाएगी लिखित भाषा। तो ये भाषा का जो टॉपिक है वह पूरा हुआ। कल हमें इसी में व्याकरण का जो टॉपिक है वह पढ़ेंगे। मैंने आपको जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई से जो वीडियो भेजे थे वो यदि किसी के पास नहीं है तो मेरे इस चैनल पर हिंदी गुरु कुलदीप मूड पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में कक्षा 12 उसमें पाठ के आधार पर हैं कि ये पहला पाठ है, इसमें कबीर का है। पहले पाठ में ये तुलसी के दोहे हैं। पहले पाठ में ये कृपाराम खिड़िया के शॉर्ट हैं। फिर दूसरा पाठ है उसका शीर्षक है, उसमें दूसरा पाठ एक जगह सारा मिल जाएगा। तीसरा पाठ है उसमें भी सारा एक जगह मिल जाएगा। तो अगर आपको दोबारा वह सुनने हो, देखने हो तो आप उस पर जा कर के देख सकते हो। तो आज अपना भाषा का ये पूरा हुआ। कल हमें व्याकरण का पढ़ेंगे। धन्यवाद।